नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अक्षांश रेखाओं के बारे में, और साथ ही साथ यदि आप देखेंगे तो देशांतर रेखाओं के बारे में भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, आप सभी लोगों ने कईयों बार पढ़ा होगा, और हो सकता है कुछ किताबों से, हो सकता है कुछ यूट्यूब चैनलों से आपने पढ़ा हो, लेकिन कई बार आपने पढ़ा जरूर होगा। हो सकता है आपको सही से समझ में ना आया हो, लेकिन इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि इसके बाद आपको दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इतना शानदार तरीके से आपको बताने वाला हूं अक्षांश रेखाओं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूं कि कैसे भारत के अक्षांशीय विस्तार को पता करते हैं और कैसे भारत के देशांतरी विस्तार को पता करते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों, इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा। यदि आप में से कोई भी छात्र नया होगा तो वो क्या करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, और यदि वो पुराना होगा तो दूसरों को भी शेयर कर देगा। यह वीडियो इतना ज्यादा लोगों तक स्प्रेड होनी चाहिए साथियों, कि ये मान के चलिए जिसके बारे में मैंने भी ना सोचा हो, जिसकी कल्पना मैंने भी ना किया हो कि कितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकती है। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोग ऐसा जरूर करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि बात करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि आज हम बात करने वाले हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में। साथियों देखिए, यहां पर यदि आप देखते हैं तो लिखा गया है अक्षांश रेखाएं। तो आइए समझते हैं कि अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो इसे और किस नाम से जाना जाता है। साथियों, तो अक्षांश रेखाओं या रेखाएं की बात करते हैं तो इन्हें समानांतर रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न ए बन जाता है कि महोदय ए बता दीजिए कि समानांतर रेखाएं किसे कहा जाता है। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं साथियों, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, एक तरह से समानांतर रेखाएं कहा जाता है। चलिए आइए समझते हैं एक एक चीजों को लेकर। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक काल्पनिक रेखा, एक इमेजिनरी लाइन की बात करते हैं, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों से बांटती है, उसे क्या कहा जाता है, शून्य अक्षांश रेखा कहा जाता है या शून्य अक्षांश कहा जाता है। इसे शून्य अक्षांश की बात करते हैं तो इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, तो इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है, या इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और साथ ही साथ यदि आप देखेंगे तो इसी को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटने वाली एक रेखा कौन सी है। तो आइए इसको एक बार देखते हैं। देखिए, ए है हमारी पृथ्वी की बात करते हैं, मान लेते हैं ये है हमारी पृथ्वी। साथियों, अब हम क्या कर देते हैं कि अपने पृथ्वी को दो बराबर भागों से काट देते हैं। ये देखिए, दो बराबर भागों से हमने काट दिया, और इसको जो जब हमने दो बराबर भागों से काटा तो इसे क्या कहा गया, शून्य अक्षांश कहा गया। क्या कहा गया साथियों, तो इसे कहा गया शून्य अक्षांश की बात करते हैं। और इसी को अगर आप देखते हैं तो इसी को क्या कहा गया है, विषुवत रेखा भी कहा गया है। क्या कहा गया है, विषुवत रेखा की बात करते हैं। तो चाहे आप विषुवत रेखा कहिए और चाहे विषुवत वृत्त कहिए, बोथ आर द सेम पॉइंट की बात करते हैं। वैसे तो अगर वास्तविक रूप से अगर आप देखते हैं तो इसे विषुवत रेखा कहेंगे ही नहीं, क्योंकि जब कोई चीजें एक तरह से दो बराबर भागों से कटती हैं चारों तरफ से, अगर आप देखते हैं तो एक वृत्त का रूप ले लेता है। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो इसे विषुवत वृत्त ही कहा जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं, इसी विषुवत वृत्त की बात करते हैं या शून्य अक्षांश की बात करते हैं साथियों, तो इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसी को भूमध्य रेखा भी कहा गया है, और इसी को एक तरह से अगर आप देखते हैं तो शून्य अक्षांश भी कहा गया है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमारा पॉइंट क्या कह रहा था कि पृथ्वी को दो बराबर भागों से आप काटिए, और वो जो आप काट रहे हैं ये कौन सी लाइन है साथियों, काल्पनिक लाइन है। ये तो आप जानते हैं या काल्पनिक रेखा है, लेकिन सबसे खास बात ये है साथियों कि इसे शून्य अक्षांश कहा गया है, या इसी लाइन की बात करते हैं तो इसे विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा भी कहा गया है, और इसी लाइन की बात करते हैं तो इसे भूमध्य रेखा भी कहा गया है। साथियों, ये बातें याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, अब फिर से समझिएगा। अब ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित
आधे भाग को क्या कहा गया? उत्तरी गोलार्ध कहा गया है। क्या कहा गया है? उत्तरी गोलार्ध कहा गया है। तो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को क्या कहा गया? उत्तरी गोलार्ध कहा गया है। और दक्षिण में आधे भाग को क्या कहा गया है? दक्षिणी गोलार्ध कहा गया। क्या कहा गया? दक्षिणी गोलार्ध कहा गया है। तो आइए हम जान लेते हैं कि किसे उत्तरी गोलार्ध कहा गया और किसे एक तरह से दक्षिणी गोलार्ध कहा गया। तो ये देखिए, अगर आप देखते हैं साथियों, तो ये इसके ऊपर विषुवत रेखा के ऊपर से लेकर ये पूरे पार्ट की बात करते हैं तो इसे क्या कहा गया है साथियों? इसे कहा गया उत्तरी गोलार्ध कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा गया है? उत्तरी गोलार्ध कहा गया है। तो अगर आपसे कोई एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि भैया विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित आधे भाग को क्या कहा गया? उत्तरी गोलार्ध कहा गया है। और विषुवत रेखा की बात करते हैं तो इसके दक्षिण में स्थित आधे भाग को क्या कहा गया है? दक्षिणी गोलार्ध कहा गया है। तो क्या कहा गया है साथियों? इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा गया है। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में या आपसे कोई पूछता है कि महोदय ये बता दीजिए कि उत्तरी गोलार्ध किसे कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध किसे कहा जाता है, तो आप बता दीजिएगा कि विषुवत रेखा की बात करते हैं जिसे शून्य अक्षांश रेखा कहा गया है या जिसे भूमध्य रेखा कहा गया है, इसके उत्तर में स्थित आधे भाग को क्या कहा गया है? तो इस आधे भाग को क्या कहा गया? उत्तरी गोलार्ध कहा गया है। और इस आधे भाग को क्या कहा गया है साथियों? दक्षिणी गोलार्ध कहा गया है। ये बातें याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है साथियों? अब ये कहा जा रहा है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक अगर आप देखते हैं तो स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहा गया? अक्षांश रेखा कहा गया है। क्या कहा गया? अक्षांश रेखा कहा गया है या समानांतर रेखा कहा गया है। यहां कहने का मतलब यह है कि विषुवत वृत्त से अगर आप देखते हैं तो उत्तर में एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाएं जो हैं उन्हें क्या कहा गया है? अक्षांश रेखाएं कहा गया है। या एक तरह से अगर आप देखते हैं तो समानांतर रेखाएं कहा गया है। तो विषुवत वृत्त की बात करते हैं तो इसके उत्तर में एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई सभी रेखाओं की बात की जा रही है। और इसके दक्षिण में खींची गई सभी, एक तरह से अगर आप देखते हैं तो सभी रेखाओं की बात करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किसे कहा गया? अक्षांश रेखाएं कहा गया है। देखिए, ए है साथियों विषुवत वृत्त की बात करते हैं तो ए है विषुवत वृत्त की बात करते हैं। अब इसके एक एक डिग्री के अंतराल पर हम एक एक लाइन खींचते चले जाते हैं, एक एक लाइन खींचते चले जाते हैं साथियों, एक एक लाइन खींचते चले जाते हैं या एक एक वृत्त बनाते चले जाते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो यहां तक अगर आप देखते हैं तो यहां तक जो पूरी लाइन खींची गई है वो कितनी खींची गई है साथियों? 90 डिग्री तक खींची गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, विषुवत वृत्त से अगर आप देखते हैं तो एक एक डिग्री के अंतराल पर आप खींचते चले आइए। तो पहले आप खींच दीजिए और यहां तक आप खींच कर आते हैं तो 90 डिग्री तक कहा गया है। पहले तो ये समझिए अक्षांश रेखाएं किसे कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया था हमारे पॉइंट में, फिर से मैं आपको सिखाता हूं। देखिए कहा गया है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की बात करते हैं स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहा गया? अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखाएं कहा गया है। तो सभी समानांतर रेखाओं की बात करते हैं तो ये देखिए विषुवत वृत्त से मैंने क्या किया? एक एक डिग्री के अंतराल पर सभी लाइनों को खींच लिया और ये सभी जो लाइन है साथियों ये कहां तक पहुंच गई? ध्रुव तक पहुंच गई। तो इसे कहा जाता है साथियों उत्तरी ध्रुव बोला जाता है। और इसे अगर आप देखते हैं तो दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। तो याद रखिएगा इसे क्या कहा गया? उत्तरी ध्रुव कहा गया है और इसे क्या कहा गया है? दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं। ठीक है, तो ये है साथियों, अगर आप देखते हैं तो इसे उत्तरी ध्रुव कहा गया है और इसे कहा गया दक्षिणी ध्रुव कहा गया। तो ये जितनी भी लाइन खींची गई है विषुवत रेखा से, चाहे उत्तर की बात करते हैं और चाहे वो दक्षिण की बात करते हैं, तो जितनी भी लाइन खींची गई हैं इन सभी लाइंस को क्या कहा गया है साथियों? अक्षांश रेखाएं कहा गया। क्या कहा गया है? अक्षांश रेखाएं कहा गया है। तो ये बातें याद रखेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि महोदय ये बता दीजिए कि अक्षांश रेखाएं किसे कहा जाएगा, आप बताएंगे कि विषुवत वृत्त से लेकर एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई सभी जो लाइनें हैं, चाहे वो पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं, चाहे पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं और चाहे पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं, ये जितनी भी लाइनें ऐसे खींची गई हैं, तो ध्यान रखिएगा जितनी भी लाइनें ऐसे खींची गई हैं इन सभी लाइनों को क्या कहा गया है? अक्षांश रेखाएं कहा गया है। ये बातें याद रखिएगा। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाए या आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा, भूलिएगा नहीं साथियों। चलिए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं।
ये देखिए इन्हें क्या कहा गया, देखिए एक कौन सी लाइन है साथियों, तो मैंने अभी बताया था कि इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, ठीक है, या इसे विषुवत रेखा कहा जाता है, क्योंकि हमने क्या किया, पृथ्वी को दो बराबर भागों से काट दिया साथियों। अब ऐसे में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई जो सभी लाइनें हैं साथियों, जो खींची गई सभी लाइनें हैं, चाहे वो उत्तर की बात करें चाहे वो दक्षिण की बात करें, इन सभी लाइनों की बात करते हैं तो इन सभी लाइनों को क्या कहा गया है, अक्षांश लाइन कहा गया है, या कह सकते हैं एक तरह से अक्षांश रेखाएं कहा गया। तो सबसे मेन बात तो आपको याद रखना है कि जो ऐसे खींची गई सभी लाइनें हैं, चाहे वो पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं और चाहे पूर्व से पश्चिम खींची गई सभी लाइनों को क्या कहा जाता है पृथ्वी पर, उसे कहा जाता है साथियों अक्षांश लाइन कहा जाता है या अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये बातें याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर समझिएगा, कहा गया है कि अक्षांश रेखाएं जो है ना, उत्तर हो या दक्षिण की बात करते हैं, प्रत्येक अगर आप देखते हैं तो एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। कितने डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं, तो एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। ये देख सकते हैं आप, हमने एक एक डिग्री के अंतराल पर खींचा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, एक एक डिग्री के अंतराल पर हमने खींचा हुआ है। नहीं तो आप मैप देख सकते हैं, सॉरी आप इसको भी देख सकते हैं, जो यहाँ पर चित्र है, ये देखिए एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं, एक एक डिग्री के अंतराल पर सारी लाइनें खींची गई हैं, यहां से लेकर यहां तक की बात करते हैं साथियों, ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। अब फिर क्या कहा गया है, ये जो लाइनें खींची गई हैं उत्तरी गोलार्ध में अगर आप देखते हैं तो अक्षांश रेखाएं कितनी खींची गई हैं, तो 90 डिग्री खींची गई हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई जो लाइनें हैं साथियों, वो कितनी लाइन खींची गई हैं, तो 90 डिग्री की बात करते हैं। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा, ये जो 0 डिग्री है ना, ये जो 0 डिग्री है ना, जो ये आपकी विषुवत रेखा है ना, इससे लेकर अगर एक एक डिग्री के अंतराल पर आप खींचते चले जाएंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं मिल जाएंगी, तो उत्तरी गोलार्ध में आपको अक्षांश रेखाएं मिल जाएंगी साथियों, 90 डिग्री मिल जाएंगी। और उसी क्रम में यदि आप देखते हैं तो 0 डिग्री से लेकर अगर आप देखते हैं तो एक एक अंतराल पर अगर आप देखते हैं तो जो खींची गई सभी लाइंस हैं, ये बात करते हैं तो ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करते हैं। तो आप सोचिए कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी डिग्री अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, तो 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध मैंने बताया ही है, तो दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो यहां पर भी कितने डिग्री अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, तो यहां पर भी 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। अब अगर आप देखते हैं तो यहां पर कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अपने पॉइंट के अनुसार चलते चलूं जिससे आपको सारी बातें समझ में आती जाए। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं कितनी खींची गई हैं, 90 डिग्री खींची गई हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं कितनी खींची गई हैं, तो 90 डिग्री खींची गई हैं साथियों। अब आगे बढ़ लेते हैं, फिर से समझिएगा। अब यहां पर अगर आप देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में ही अगर आप देखेंगे तो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा 23.5 डिग्री की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा मिलेगी साथियों, तो आपको कर्क रेखा मिलेगी। अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है, बाकी तो आप समझ रहे होंगे। ये देखिए ये है 0 डिग्री की बात करते हैं जो विषुवत रेखा जिसे कहा गया है साथियों। अगर आप एक एक डिग्री के अंतराल पर खींचते चले जाते हैं तो आप अगर आप देखते हैं तो लगभग 23.5 डिग्री, देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर अगर आप देखते हैं तो 23.5 डिग्री मैं आपको यहां दिखा दे रहा हूं, लेकिन वास्तविक रूप से अगर आप खींचते चले जाएंगे आराम आराम से एक एक लाइन तो आपको मिल जाएगा 23.5 डिग्री। आप सोचिए एक बार, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 ऐसे आप खींचते चले आ जाएंगे तो 23.5 डिग्री की बात की जा रही है। कितने डिग्री की बात की जा रही है, तो 23.5 डिग्री की बात की जा रही है। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध में खींची गई 23.5 डिग्री है साथियों, देखिए विषुवत रेखा से ही पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री वाली जो लाइन है यानी कि जो रेखा है उस लाइन को क्या कहा गया है, कर्क रेखा कहा गया है। क्या कहा गया है साथियों, कर्क रेखा कहा गया है। ठीक है, अब फिर से समझिएगा आप लोग, फिर से समझिएगा। ये देखिए दक्षिणी गोलार्ध में भी अगर आप देखते हैं तो 23.5 डिग्री लाइन खींची गई है विषुवत रेखा से। तो 23.5 डिग्री विषुवत रेखा से खींची गई जो लाइन है उसे क्या कहा जाएगा साथियों, मकर रेखा कहा जाएगा। तो इसे क्या कहा जाएगा, मकर रेखा कहा जाएगा। तो अब आप यहां से एक एक डिग्री के अंतराल पर आप खींचते चले जाएंगे तो 23.5 डिग्री जो लाइन है आपको यहां पर मिल जाएगी और इस लाइन को क्या कहा जाएगा, मकर रेखा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तो इस लाइन को कहा जाएगा मकर रेखा कहा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अक्षांश रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया
कि अगर आप देखते हैं तो पश्चिम से पूर्व खींची गई सभी लाइंस को क्या कहा गया है, एक तरह से अक्षांश रेखाएं कहा गया है, या ऐसे जो एक तरह से पड़ी लाइन के रूप में जो खींची गई सभी लाइंस हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा गया है। और फिर मैंने आपको बताया कि जो पृथ्वी को दो बराबर भागों से काटने वाली रेखा है उसे क्या कहा गया, विषुवत रेखा या शून्य अक्षांश या भूमध्य रेखा कहा गया साथियों। फिर अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री से उत्तर में अगर आप जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो आपको 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं मिल जाएंगी, और विषुवत रेखा से दक्षिण में यदि आप आते हैं तो 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचते चले आते हैं तो दक्षिण में आपको 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं मिल जाएंगी। कितने डिग्री अक्षांश रेखाएं मिल जाएंगी दक्षिणी गोलार्ध में, तो 90 डिग्री मिल जाएंगी। अब इन्हीं रेखाओं के बाद बीच में अगर आप देखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जिनके बारे में हमें जानना बेहद जरूरी है। जैसा कि सबसे पहली बात करते हैं कर्क रेखा की बात करते हैं, तो 0 डिग्री से लेकर देखिए 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री पर जब हम जाते हैं तो हमें कौन सी लाइन मिल जाती है साथियों, तो कर्क रेखा मिल जाती है। और फिर अगर आप देखते हैं तो 0 डिग्री से ही अगर आप देखते हैं तो 0 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम 23.5 डिग्री पर आ जाते हैं तो हमें कौन सी लाइन मिल जाती है साथियों, तो हमें मकर रेखा मिल जाती है। ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विषुवत वृत्त की बात करते हैं। विषुवत वृत्त की बात करते हैं तो 66.5 डिग्री के उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त उसे कहा गया है। क्या कहा गया है, उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा गया है, या इसी को आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसी को क्या कहा गया है, आर्कटिक वृत्त भी कहा गया है। कहने का मतलब यह है कि 0 डिग्री से लेकर अगर आप 66.5 डिग्री तक पहुंच जाते हैं, कितने डिग्री तक पहुंच जाते हैं, 66.5 डिग्री। जिस तरह से आप देख रहे हैं 1-1 डिग्री के अंतराल पर 23.5 डिग्री हम पहुंचे, ऐसे 23 के बाद 24 होगा, 24 के बाद 25, 26, 27, 28, मान के चलिए 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 की बात करते हैं। 66 के आधा आप चले 66 से ज्यादा आधा आप चले जाते हैं तो आपको 66.5 डिग्री मिल जाएगी। अब ये जो 66.5 डिग्री पर खींची गई जो लाइन है साथियों ना, इसे क्या कहा गया है, उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा गया। क्या कहा गया है, उत्तरी ध्रुव वृत्त की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसी को क्या कहा गया, उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा गया है। और अगर आप देखते हैं तो इसी लाइन को क्या कहा गया है, आर्कटिक वृत्त भी कहा गया है। क्या कहा गया है, आर्कटिक वृत्त भी कहा गया है साथियों, ये बातें याद रखिएगा। तो इसी को कहा जाता है आर्कटिक वृत्त भी कहा गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। फिर से देखिएगा आप लोग अगली लाइन के तौर पर, और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में यदि आप जाते हैं तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त मिलता है। कौन सा ध्रुव मिलता है, तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त मिलता है साथियों, ये बातें याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम 66.5 डिग्री की बात करते हैं तो दक्षिण में आ जाते हैं साथियों। तो 66.5 डिग्री की बात करते हैं तो दक्षिण में यदि हम आ जाते हैं तो हमें कौन सी लाइन मिल जाती है साथियों, या कौन सा वृत्त मिल जाता है, तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहा गया है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा गया है, ये बातें याद रखेंगे। और इसी को अगर आप देखते हैं तो अंटार्कटिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंटार्कटिक भी बोला जाता है साथियों, ये बातें याद रखिएगा। इसे अंटार्कटिक वृत्त भी बोला जाता है। तो साथियों जैसा कि बात करते हैं, अगर आप देखते हैं तो मैंने सबसे पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया कि किन्हें कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको बताया कि अक्षांश रेखाओं में भी कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जिनके बारे में हमें जानना बेहद जरूरी है साथियों। जैसा कि बात करते हैं, मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री पर अगर विषुवत रेखा से आप विषुवत रेखा से अगर उत्तरी ध्रुव तक आप 23.5 डिग्री जाते हैं तो 23.5 डिग्री पर आपको कौन सी लाइन मिल जाती है, तो कर्क रेखा मिल जाती है। और विषुवत वृत्त से ही अगर आप देखते हैं या विषुवत रेखा से ही 66.5 डिग्री आप पहुंचते हैं तो आपको कौन से एक तरह से वृत्त मिल जाता है साथियों, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त की बात करते हैं जिसे आर्कटिक वृत्त भी कहा गया है। फिर अगर आप देखते हैं तो 0 डिग्री से ही दक्षिणी गोलार्ध में यदि आप आ जाते हैं तो 23.5 डिग्री पर आपको कौन सी लाइन मिल जाती है, तो कर्क रेखा वाली लाइन मिल जाती है। और अगर आप देखते हैं तो 0 डिग्री से 66.5 डिग्री पर आप आ जाते हैं दक्षिणी गोलार्ध में तो आपको कौन सी लाइन मिल जाती है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त की बात करते हैं या अंटार्कटिक वृत्त की बात करते हैं साथियों, ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो चाहे आप देखना चाहते हैं तो कुछ इस मैप के को देख सकते हैं। ए है हमारा विषुवत वृत्त की बात करते हैं, ए है हमारा विषुवत वृत्त की बात करते हैं जो 0 डिग्री पर खींचा गया है साथियों। फिर उसके बाद 23.5 डिग्री की बात करते हैं तो आपको मिल जाता है साथियों
कर्क रेखा वाले वृत्त मिल जाते हैं। और अगर आप दक्षिण में आते हैं तो आपको मकर रेखा वृत्त मिल जाती है साथियों, ये बातें याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं, इसको और अच्छे समझने का प्रयास करते हैं, इसको हम और अच्छे से प्रयास करते हैं समझने का। अब यहां पर एक और बातें याद रखिएगा, ये जो दक्षिणी ध्रुव में, देखिए एक और बातें याद रखिएगा, एक मिनट। हाँ, यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, इसे बोला जाता है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 66.5 के बाद अगर ऊपर चले जाते हैं तो इसे बोला जाता है कि 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त की बात करते हैं, और इसे बोला जाता है दक्षिण में 90 डिग्री, एक तरह से दक्षिणी ध्रुव वृत्त की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, इसे बोला जाएगा, उत्तर में अगर आप देखते हैं तो उत्तरी ध्रुव वृत्त की बात करते हैं, और नीचे अगर आप आ जाते हैं 90 डिग्री की बात करते हैं तो इसे दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोला जाएगा साथियों, ये बातें याद रखिएगा। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं, तो जितनी भी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं थी वो मैंने आपको बता दिया है। अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, आपको मैं एक एक चीजें बिल्कुल आपको सिखा दूंगा। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, अब पृथ्वी पर बात करते हैं तो पृथ्वी पर विषुवत रेखा को मिलाकर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं? तो 181 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे 181 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। अब इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं, ये देखिए, अब यहां पर समझिएगा, मैंने आपको बताया कि अगर आप देखते हैं तो पृथ्वी को दो बराबर भागों से काटने वाली रेखा को क्या कहा गया है? कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा गया है, या विषुवत वृत्त कहा गया है, या एक तरह से अगर आप देखते हैं तो भूमध्य रेखा कहा गया है। फिर अगर आप देखते हैं तो विषुवत रेखा से 1-1 डिग्री के अंतराल पर उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं, तो उत्तरी ध्रुव पर यदि आप खींचते चले जाते हैं तो आपको मिल जाते हैं साथियों 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप चले जाते हैं तो 1-1 डिग्री के अंतराल पर यदि आप जाते हैं तो आपको दक्षिण में आपको 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाएं मिल जाती हैं। तो दक्षिणी अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। तो साथियों ये बातें याद रखिएगा कि उत्तरी ध्रुव में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? तो 90 डिग्री। देखिए फिर से समझिएगा, बार बार मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं। यहाँ 0 डिग्री है कि नहीं, 1-1 डिग्री के अंतराल पर हमने 1-1 अक्षांश रेखाओं को खींचा कि नहीं, और अब हम 1-1 अक्षांश रेखाओं को खींचते चले गए तो यहाँ पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी? तो कुल 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं होंगे। तो कुल 90 डिग्री अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो एक कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई? तो कुल 90 अक्षांश रेखाएं हो गई, 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं होंगी। अब यही विषुवत वृत्त से अगर आप एक डिग्री के अंतराल पर लाइन को खींचते चले आ रहे हैं, 1-1 डिग्री के अंतराल पर लाइन को खींचते चले आ रहे हैं, तो आपको दक्षिण में यदि आप देखते हैं तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाएं मिल जाती हैं। अब सोचिए आप लोग यहाँ पर कि 90 डिग्री उत्तर की ले लेते हैं, 90 डिग्री अक्षांश रेखाओं की 90 के डिग्री को उत्तर के ले लेते हैं, और दक्षिण की बात करते हैं तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाओं को ले लेते हैं। ठीक है, तो अब टोटल मिलाकर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई? तो 180 हो गई, क्योंकि 90 डिग्री ऊपर का और 90 डिग्री दक्षिण की बात करते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री बन जाते हैं, तो 90 डिग्री इसका हो गया। और फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहां से लेकर यहां तक की 90 डिग्री की बात करते हैं तो 90 डिग्री ये अक्षांश रेखाएं हो गई। तो टोटल मिलाकर कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई? 180 अक्षांश रेखाएं हो गई। अब अगर आप देखते हैं तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, इसको तो हमने जोड़ा ही नहीं था, तो इसको भी 1 डिग्री जोड़ लेते हैं, तो 1 डिग्री हमारी ए हो जाती है साथियों। तो टोटल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो हमारे पृथ्वी पर अगर आप देखते हैं या हमारे ग्लोब की बात करते हैं तो कुल अक्षांश रेखाएं हैं 181 हैं। आपके एग्जामिनेशन में कई बार प्रश्न बन जाता है कि महोदय ये बता दीजिए कि कुल मिलाकर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। आप बताएंगे, अगर आपको पता रहेगा और नहीं पता रहेगा तो आप गलत कर देंगे। और कैसे 181 अक्षांश रेखाएं हुई, मैंने आपको बता दिया कि उत्तरी गोलार्ध की 90 डिग्री अक्षांश रेखाओं को मैंने जोड़ा, फिर दक्षिणी गोलार्ध की 90 डिग्री अक्षांश रेखाओं को मैंने जोड़ा, तो 90 और 90 ये हो गया। और एक 0 डिग्री की बात करते हैं तो एक 0 डिग्री की हमने अक्षांश रेखा को जोड़ दिया, तो 90 कितनी डिग्री हो गई? 180 डिग्री अक्षांश रेखाएं हो गई। और यहां पर एक प्लस मैंने कर दिया, तो कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई? 181 हो गई। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। तो कुल मिलाकर हमारे पृथ्वी की बात करते हैं या हमारे एक तरह से
आप देखते हैं ग्लोब की बात करते हैं तो कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं साथियों, ये बातें याद रखिएगा। यहां मैंने अक्षांश रेखाएं होनी चाहिए, हाँ कुल अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं हमारे पृथ्वी या ग्लोब की बात करते हैं तो हमारे पृथ्वी या ग्लोब की बात करते हैं तो कुल अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं साथियों 181 हो जाती हैं। चलिए अब मैं आपको अगले पड़ाव के बारे में बताता हूं। अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न ए बन जाए कि महोदय ये बता दीजिए कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो आप बताएंगे विषुवत वृत्त के बारे में आप बताएंगे। विषुवत वृत्त की बात करते हैं तो विषुवत वृत्त की बात करते हैं तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं हैं साथियों, या रेखा है सॉरी, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है वो है हमारी विषुवत वृत्त की बात करते हैं या 0 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं। तो चाहे वो 0 डिग्री अक्षांश लिख कर आए, मैं लिख देता हूं, देखिए चाहे वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा लिख कर आए तब भी आपको यही बताना है, और चाहे आपसे विषुवत रेखा लिखकर लिखा पूछा जाए तो भी आपको बताना है यही, और चाहे आपसे भूमध्य रेखा लेकर पूछा जाए तब भी आप यही बताएंगे कि जो 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा है साथियों वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, चाहे उसे विषुवत वृत्त कहा जाए और चाहे उसे भूमध्य रेखा कहा जाए। ये तीनों बातें याद रखेगा, कई बार इसे 0 डिग्री अक्षांश कह दिया जाता है और कई बार विषुवत वृत्त कह दिया जाता है और कई बार भूमध्य रेखा कहा जाता है। जैसे आप ही लोग होते हैं, आपके एक नाम से कई नाम आप हो जाते हैं लेकिन प्राणी तो एक ही है, ठीक है। जैसे आपका नाम होगा कोई चिंटू होगा, ठीक है, मान लेते हैं राहुल होगा, घर का नाम पिंटू होगा, और दोस्तों के नजर में आपका नाम कोई और होगा, तो आप समझ सकते हैं आप अकेले हैं और आपके 3 नाम हैं, तो कोई भी व्यक्ति बात करेगा तो वो एक तरह से आपकी ही बात कर रहा है। और उसी तरह से अगर आप देखते हैं तो यहाँ विषुवत रेखा या 0 अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया है साथियों, ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि सब देखिए सबसे लंबी अक्षांश रेखा की बात करते हैं, शून्य अक्षांश रेखा कहा गया है, या विषुवत वृत्त की बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था विषुवत वृत्त की बात करते हैं, या विषुवत रेखा की बात करते हैं, ठीक है, या भूमध्य रेखा की बात करते हैं, तीनों ही एक ही पॉइंट है साथियों, ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो 90 डिग्री की बात करते हैं, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो 90 डिग्री है, क्योंकि आप देखिए कि जैसे यहां से हमने लाइन खींचना शुरू किया था और जैसे जैसे हमारी लाइन ऊपर जाती जा रही थी ये लाइन कम होती जा रही थी, ये लाइन कम होती जा रही थी, और सबसे छोटी लाइन कौन सी हो जाती है साथियों, तो हो जाती है 90 डिग्री की बात करते हैं। तो 90 डिग्री जो हमारी लाइन होती है साथियों तो उसे क्या कहा जाता है, सबसे छोटी लाइन, चाहे वो ऊपर की बात करें चाहे वो नीचे की बात करते हैं, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव चाहे उत्तरी ध्रुव की बात की जाए और चाहे दक्षिणी ध्रुव की बात करें, तो दोनों की एक ही बात की जाती है कि 90 डिग्री 90 डिग्री जो होती है, 90 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है वो सबसे छोटी होती है, चाहे उत्तर की बात करें चाहे वो दक्षिण की बात करें। साथियों ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये है हमारा वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, ये वर्ल्ड का मैप है, या मान लेते हैं ये है हमारी पृथ्वी की बात करते हैं साथियों, तो अगर आप देखते हैं तो ये है 0 डिग्री की बात करते हैं, इसे 0 डिग्री को क्या कहा गया है, 0 अक्षांश कहा गया है। और अगर आप इससे 23.5 डिग्री पर चले जाते हैं तो आपको कौन सी लाइन मिल जाती है, कर्क रेखा मिल जाती है। कौन सी लाइन मिल जाती है, उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा मिल जाती है, ठीक है। और अगर आप देखते हैं तो दक्षिण में यदि आप खींचते हैं तो आपको कौन सी लाइन मिल जाती है, तो मकर रेखा मिल जाती है। तो ये हो गई, सॉरी एक मिनट, हाँ ये देखिए ये है मकर, सॉरी एक मिनट, ये है आपकी मकर रेखा की बात करते हैं, अभी मैंने बताया ही था, और ये है कर्क रेखा की बात करते हैं। अब हम यहाँ पर वर्ल्ड के मैप में ये देखने वाले हैं कि हमारा प्यारा भारत कहाँ पर है। तो अगर हम अपने प्यारे भारत को देखते हैं तो ये है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के उत्तर में यदि आप चले जाते हैं तो हमारा प्यारा भारत आपको मिल जाता है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत है, ये देख सकते हैं हमारा ये है प्यारा भारत, और ये जो प्यारा भारत है ना इससे कर्क रेखा गुजर रही है, इससे कर्क रेखा गुजर रही है, ये देख सकते हैं इससे कौन सी रेखा गुजर रही है साथियों, तो इससे कर्क रेखा गुजर रही है। तो हमारे प्यारे भारत से बात करते हैं तो कौन सी लाइन गुजर रही है साथियों, तो कर्क रेखा वाली। तो ध्यान रखेंगे भारत से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, अर्थात विषुवत रेखा नहीं गुजरती है,
और ना ही मकर रेखा भारत से जाती है, बल्कि केवल और केवल यदि आप देखेंगे तो भारत से एक रेखा जाती है, वो जाती है कर्क रेखा की बात करते हैं। बहुत सारे छात्र कई बार सोचते हैं एक कर्क रेखा जाती कहां से है, आज तक हमें समझ मतलब एक तरह से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज तक उन्हें समझ में नहीं आया। शायद आज पहली बार उन्हें कंफर्म हुआ होगा कि अच्छा यहां से ये है। हमारी पृथ्वी की बात करते हैं, इस पृथ्वी पर बहुत सारे महाद्वीप हैं। इन महाद्वीपों में यदि आप देखते हैं तो बहुत सारे देश हैं, जैसे 7 महाद्वीप हैं। आपको तो पता ही होगा कि एशिया की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, अफ्रीका की बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका की अमेरिका की बात करते हैं और अंटार्कटिका की बात करते हैं। देखिए चलो बता ही देता हूं यहीं पर। देखिए सबसे पहली बात करते हैं एशिया की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं यूरोप की बात करते हैं, और तीसरे महाद्वीप की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं। चौथी बात करते हैं साथियों दक्षिणी देखिए ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो पांचवे की बात की जाती है साथियों तो अफ्रीका, और छठे की बात कर सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, और सातवें महाद्वीप की बात करते हैं अंटार्कटिका। यहां पर मैं केवल नाम बता रहा हूं, ये नहीं बता रहा हूं कि क्रम से कौन सबसे बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये है 7 महाद्वीप है साथियों। इन 7 महाद्वीप में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे देश हैं, और जिसमें यदि आप देखते हैं तो हमारा भारत कहां पर है, तो हमारा भारत की बात करते हैं तो हमारा प्यारा भारत स्थित है एशिया में है। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो एशिया से ये देखो आपकी कर्क रेखा गुजर रही है, तो यहाँ हमारा प्यारा भारत है, तो हमारे भारत से भी कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, तो हमारे भारत से भी अगर आप देखते हैं तो कर्क रेखा गुजर रही है साथियों। तो ये बातें याद रखिएगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत से कर्क रेखा, ये देखिए अब हम बात करते हैं यहीं पर हमारे भारत को लेकर भी हम बात कर लेते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्य से होकर जाती है। तो अगर आप देखते हैं तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से होकर जाती है। कितने राज्य से होकर जाती है? 8 राज्य से होकर जाती है। जैसा कि बात करते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम की बात करते हैं। तो इसको आप मैप में देखें, ये देखिए ये है हमारा प्यारा भारत की बात करते हैं, और इससे कर्क रेखा गई है। देखिए वो वर्ल्ड का मैप था तो वहां हमारा भारत छोटा दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि पूरा भारत हमारा ही दिखेगा। ठीक है, वहां पर बहुत सारे देश हैं तो छोटी छोटी चीजों में दर्शाया गया है। ठीक है, और आपने देखा था कि बीचों बीच हमने एक तरह से भारत को कहीं ना कहीं कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा गई हुई है। तो कर्क रेखा की बात करते हैं तो भारत के 8 राज्य से होकर जाती है। जैसे कि बात करते हैं गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करते हैं। तो एक याद रखिएगा कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है साथियों। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब यहां पर 2-3 बातें और जान लेते हैं। जैसे कि कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है। तो ध्यान रखेंगे कर्क रेखा की जो लंबाई है सबसे ज्यादा जो जाती है मध्य प्रदेश से होकर जाती है साथियों, ये बातें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कर्क रेखा। अब यहां पर ये भी जान लो कि सबसे कम कर्क रेखा किससे होकर जाती है, तो सबसे कम अगर पूछा जाता है आप बताएंगे राजस्थान के बारे में बताएंगे। कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा जाती है, और सबसे कम जो जाती है साथियों वो राजस्थान से जाती है। ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब कर्क रेखा के नजदीक ही अगर आप देखते हैं तो 2 शहर हैं और 2 शहर की राजधानियां, 2 क्या 3 शहर हैं साथियों, 3 शहर की राजधानियां स्थित है। जैसे गुजरात की बात करते हैं तो गांधीनगर जो है कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक है, और मध्य प्रदेश का भोपाल जो है वो भी कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक है, और झारखंड की राजधानी रांची की बात करते हैं वो भी कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक है। वैसे तो अगर आप देखते हैं तो झारखंड की राजधानी रांची से कर्क रेखा होकर जाती है साथियों। तो अगर आपकी एग्जामिनेशन में प्रश्न ए बन जाए कि महोदय ये बता दीजिए कि भारत से कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर जाती है, तो आप बताएंगे 8 राज्यों से। अगर पूछा जाता है कि कितनी राजधानियों इसके नजदीक हैं, तो आप बताएंगे 3 राजधानियों की बात करते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो भोपाल हो जाता है साथियों। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो झारखंड की राजधानी की बात करते हैं तो रांची हो जाती है साथियों। ये बातें भी याद रखेंगे। तो साथियों जैसा कि बात करते हैं, मैंने आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में बता दिया, मैंने आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। ये बातें याद रखिएगा। तो अक्षांश रेखाओं को तो मैंने सिखा दिया, अब मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। बस कुछ नहीं, एक बार मैं डायरेक्ट बता देता हूं, अक्षांश रेखाओं के लिए कुछ नहीं करना है।
आपको क्या करना है, हम एक ग्लोब बनाना है या पृथ्वी के जैसे ही एक गोला बना देना है। और ए है 0 डिग्री की बात करते हैं, पृथ्वी को 2 बराबर भागों से काटने वाली रेखा की बात करते हैं। अब 1-1 डिग्री के अंतराल पर हम क्या कर देते हैं, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम लाइन खींच देते हैं। अगर हम 1-1 डिग्री के अंतराल पर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं कितनी खींच लेंगे, तो 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं खींच लेंगे। और 0 डिग्री से अगर आप देखते हैं तो 1-1 डिग्री के अंतराल पर यदि हम जाते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप देखते हैं तो 90 डिग्री हम दक्षिणी अक्षांश में, दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं खींच लेंगे। आप सोचिए कि कुल मिलाकर कितने अक्षांश रेखाएं हो जाते हैं, तो कुल मिलाकर अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो 90 डिग्री ऊपर की बात करते हैं, यहां से जोड़ा जा रहा है ना, तो यहां से लेकर यहां तक के 90 डिग्री की बात करते हैं अक्षांश रेखाएं। और फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहां से लेकर यहां तक की बात करते हैं 90 डिग्री अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। 1 डिग्री विषुवत रेखा की बात करते हैं, तो टोटल मिलाकर 90 180 और एक और मिला देंगे तो 181 अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। तो याद रखिएगा कुल मिलाकर अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो 181 की बात करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 0 डिग्री से हम बात कर लेते हैं, तो 0 डिग्री से यदि आप जाते हैं तो 23.5 डिग्री आपको मिल जाते हैं कर्क रेखा। और भारत की बात करते हैं तो भारत कुछ यहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा की बात करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर कर्क रेखा हो गई। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 23.5 डिग्री पर यदि आप आते हैं तो आपको मिल जाते हैं साथियों मकर रेखा की बात करते हैं, तो आपको मिल जाती है मकर रेखा की बात करते हैं, ये बातें याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको बताया कि 66.5 डिग्री पर यदि आप जाते हैं तो उत्तरी ध्रुव वृत्त मिल जाता है, जिसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, ये भी कहा जाता है साथियों। और 90 डिग्री पर अगर आप देखते हैं तो 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव वृत्त है ही साथियों, 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव वृत्त की बात करते हैं, तो ये बातें याद रखिएगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो देखें 0 डिग्री से मैंने आपको बताया कि मकर रेखा आपको मिल जाती है 23.5 डिग्री पर। फिर 66.5 डिग्री पर यदि आप जाते हैं तो आपको दक्षिणी ध्रुव वृत्त मिल जाता है। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त की बात करते हैं तो जिसे अंटार्कटिका भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंटार्कटिका वृत्त कहा जाता है। और फिर अगर आप देखते हैं तो दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री आपके दक्षिणी ध्रुव वृत्त मिल जाता है, तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त मिल जाता है। तो साथियों बस यही बातें मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर हमारा प्यारा भारत स्थित है, और भारत से अगर आप देखते हैं तो कर्क रेखा कितने राज्य से होकर जा रही है, तो 8 राज्यों से जा रही है। फिर मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो विषुवत वृत्त की बात करते हैं। सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो 90 डिग्री की बात करते हैं, चाहे वो दक्षिणी की बात करें चाहे उत्तरी की बात करें साथियों, ये बातें याद रखेगा। देखिए कितना आसान भाषा में मैंने आपको सिखा दिया कि अक्षांश रेखाएं किसे कहा जाता है, और ऐसे खींची गई सभी लाइनों को क्या कहा गया है, अक्षांश रेखाएं कहा गया है। ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए हम लगे हाथ देशांतर रेखाओं को भी जान लेते हैं। तो देशांतर रेखाओं में ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, बस बहुत जल्द मैं आपको बता के इसे खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए आइए बात करते हैं साथियों देशांतर रेखाओं के बारे में। ज्यादा नहीं, 10 मिनट में ये भी काम हो जाएगा। देखिए देशांतर रेखाओं की बात करते हैं या लॉन्गिट्यूड इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। तो पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखाओं को क्या कहा गया है, देशांतर रेखा कहा गया है। और कह सकते हैं प्रत्येक देशांतर रेखा एक ध्रुव से शुरू होगा और दूसरे ध्रुव पर जाकर खत्म हो जाएगा। तो एक ध्रुव पर शुरू होगा, दूसरे ध्रुव पर खत्म हो जाएगा। देखिए अगर आपको मैं दिखाना चाहता हूं, 1 मिनट, ये देखिए अब ए जो है, एक देखो ए है उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, ए है उत्तरी ध्रुव वृत्त की बात करते हैं। पहले तो ए जान लीजिए। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था ना 0 डिग्री से लेकर अगर ऊपर वाले पार्ट की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध कहा गया है, नीचे वाले पार्ट को क्या कहा गया, दक्षिणी गोलार्ध कहा गया है। और वैसे अगर आप देखते हैं तो सबसे ऊपर वाले पार्ट को मैंने आपको बताया था उत्तरी ध्रुव वृत्त बताया था, और नीचे वाले को मैंने बताया था दक्षिणी ध्रुव वृत्त की बात करते हैं। तो जब एक ध्रुव से शुरू होती है एक लाइन और जाके दूसरे ध्रुव तक मिल जाती है, या कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण जो खींची गई रेखाएं होती हैं साथियों, अगर आप देखते हैं तो इन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाएगा। तो ये देख सकते हैं इन्हें क्या कहा गया है, अक्षांश रेखाएं कहा गया है। 1-1 डिग्री के अंतराल पर ये सारी लाइनें खींची गई हैं। तो 1-1 डिग्री के अंतराल पर सारी लाइनें खींची गई हैं साथियों, ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं सभी लाइनों की बात करते हैं। अब अगर आप देखते हैं तो आप लोगों के मन में एक बातें चल रही होगी, सर जिस तरह से पृथ्वी विषुवत रेखा खींची गई थी 0 डिग्री अक्षांश पर,
क्या एक तरह से 0 डिग्री देशांतर रेखा भी खींची गई है क्या? बिल्कुल। तो अगर आप देखते हैं तो 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करते हैं, ए है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे क्या कहा गया है? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा गया है। ये लाइन कहां से खींची गई है? तो ये लाइन खींची गई है लंदन के ग्रीनविच की बात करते हैं, तो लंदन के ग्रीनविच की बात करते हैं तो लंदन, ये देखिए ए है साथियों, अगर आप देखते हैं तो ए है, अगर आप देखते हैं तो यहीं पर आपको मिलेगा, लंदन की बात करते हैं यूरोप में। और अगर आप देखते हैं तो ए है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी पर अगर आप देखते हैं तो उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा की बात करते हैं, और लंदन के ग्रीनविच से खींची गई रेखा की बात करते हैं तो उसे क्या कहा गया? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा गया है। तो इसे क्या कहा गया साथियों? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा गया है। तो याद रखिएगा आप लोग, इसे क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। अब थोड़ा से मैं अपने एक तरह से खुद की मैप बनाकर दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ए है माना कि हमारी पृथ्वी है, या कह सकते हैं हमारा ग्लोब है साथियों। अब इस पर हम क्या करते हैं कि एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव तक एक लाइन खींच देते हैं। ये देखिए, एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव तक हमने एक लाइन खींचा, और उसके बाद इस की बात करते हैं तो जितनी भी लाइनें खींची जा रही हैं साथियों, जितनी भी लाइनें खींची जा रही हैं उन सभी लाइनों को क्या कहा जाएगा? देशांतर रेखाएं कहा जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इन रेखाओं को क्या कहा गया? देशांतर रेखाएं कहा गया है। अगर आप देखते हैं तो लंदन के ग्रीनविच से की बात करते हैं तो लंदन के ग्रीनविच से यदि आप देखते हैं तो 0 डिग्री पर खींची गई एक रेखा है, और उस रेखा को क्या कहा गया है? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा गया। क्या कहा गया है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा गया है। इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को अगर आप देखते हैं तो इसे प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान यामोत्तर रेखा की बात करते हैं तो याद रखिएगा, इसी को प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं साथियों यहां से। अब इसको हम और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको यहां पर बता ही दिया 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में। आप अगर आप देखते हैं तो यहां पर एक एक डिग्री के अंतराल पर ए भी खींची गई है रेखाएं साथियों। तो ध्यान रखिएगा, एक एक डिग्री के अंतराल पर ए खींची गई है रेखाएं। और इसे देखो, ये जो पहले तो ये समझ लीजिए, इसमें पूर्वी गोलार्ध किसे कहा जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध किसे कहा जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, इसके पूरे पार्ट को, इसके पूरे पार्ट की बात करते हैं तो इसे पूर्वी गोलार्ध कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पूर्वी गोलार्ध कहा जाएगा। तो पूर्वी गोलार्ध की बात करते हैं साथियों, तो उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसी क्रम में यदि आप देखते हैं तो इसी क्रम में यदि आप देखते हैं तो यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर ये जो 0 डिग्री है ना, इधर के पूरे पार्ट की बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसे पश्चिमी गोलार्ध कहा जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग पूर्वी गोलार्ध के बारे में और पश्चिमी गोलार्ध के बारे में, बार बार इधर उधर हो जाता है। पूर्वी गोलार्ध की बात करते हैं और पश्चिमी गोलार्ध। देखें, मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर इधर की जो लाइनें खींची गई हैं उन सभी लाइनों की बात करते हैं, या सॉरी इधर जो एक तरह से जो बीचों बीच जो खींची गई लाइन है साथियों, या कह सकते हैं यहां से जो खींची गई लाइन है और इसके आधे वाले पार्ट की बात करते हैं तो इसे पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। और इधर अगर आप देखते हैं तो आधे वाले लाइन को क्या कहा जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध कहा जाएगा। अब सोचिए, एक तरह से एक एक डिग्री के अंतराल पर एक खींची गई रेखाएं हैं, तो इन्हें पूर्वी गोलार्ध देशांतर रेखा क्यों ना कह दें? तो इन्हें पूर्वी गोलार्ध की बात करते हैं या पूर्वी देशांतर रेखा कह दीजिए आप। अब इसे हम क्या कह देते हैं कि पूर्वी देशांतर रेखा कह देते हैं। तो पूर्वी देशांतर रेखा कह देते हैं साथियों, या पूर्वी गोलार्ध देशांतर रेखा कहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसे क्या कहा जाएगा? पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे पश्चिमी गोलार्ध देशांतर रेखा कह दें, नहीं तो वैसे तो पश्चिमी देशांतर रेखा कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहां पर इस बात को समझिएगा, ये जो लाइनें खींची गई हैं एक एक डिग्री के अंतराल पर, ये जो एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई इधर जो पूर्वी गोलार्ध में सारी लाइन है ना, वो अगर आप देखते हैं तो टोटल मिलाकर 180 डिग्री है। कितने डिग्री है? तो 180 डिग्री खींची गई रेखाओं की बात करते हैं पूर्वी गोलार्ध में। तो याद रखिएगा 180 पूर्वी देशांतर रेखाएं, मतलब पूर्वी गोलार्ध में अगर आप देखते हैं तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो याद रखिएगा कुल मिलाकर अगर आपसे पूछा जाता है तो पूर्वी देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो आप बताएंगे 180 की बात करते हैं। और अगर आप देखते हैं तो यहीं से 180 डिग्री पश्चिमी की बात करते हैं तो पश्चिमी देशांतर रेखाएं खींचा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 180 डिग्री इधर हो गई, 180 डिग्री इधर रेखाएं हो गई।
तो कुल देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो 180 डिग्री आप जोड़ लीजिए। देखिए 180 डिग्री देशांतर रेखा पूर्वी गोलार्ध के हो गए और पश्चिमी गोलार्ध के कितने, पश्चिमी की बात करते हैं तो या पश्चिमी देशांतर रेखाएं कितनी हैं साथियों, तो 180 हैं। तो टोटल मिलाकर कुल कितनी एक तरह से देशांतर रेखाएं हैं, तो 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाए कि महोदय ये बता दीजिए कि कुल मिलाकर बता दीजिए कितने देशांतर रेखाएं हैं, कितने देशांतर रेखाएं हमारी पृथ्वी पर या ग्लोब पर, तो आप बताएंगे 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। कितने डिग्री देशांतर रेखाएं हैं साथियों, तो 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। ये बातें याद रखेगा। 180 डिग्री पश्चिमी पूर्वी की देशांतर रेखा और 180 डिग्री अगर आप देखते हैं तो पश्चिमी देशांतर रेखाएं, और टोटल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हो जाता है साथियों। अब अगर आप देखते हैं तो हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है साथियों। तो हमारी पृथ्वी क्या करती है साथियों, कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ये बातें याद रखेगा। तो अगर आप देखते हैं तो हमारी पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अब आप सोचिए कि पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी क्या काम करती है, दो काम करती है। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी क्या करते हैं, दो काम करते हैं। एक तो घूर्णन का काम करती है और दूसरा यदि आप देखते हैं तो परिक्रमण का काम करती है। तो देखिए घूर्णन का मतलब हो जाता है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहेगी साथियों, तो उसे कहा जाएगा घूर्णन। और परिक्रमण का मतलब हो जाता है जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे क्या कहा, सॉरी, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहा जाता है, और जब पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है साथियों। ये बातें याद रखिएगा। जब घूर्णन होता है साथियों तब क्या होता है कि दिन और रात, ध्यान रखेंगे आप लोग, जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो इससे क्या होता है, तो दिन और रात की बात करते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो परिक्रमण जब पृथ्वी करती है तो इससे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है, तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये बातें याद रखेंगे कि ऋतुओं में परिवर्तन कब होता है, जब एक तरह से अगर आप देखते हैं तो परिक्रमण, अच्छा, जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उससे कितना समय देना पड़ता है, तो 24 घंटे का समय देना पड़ता है। तो 24 घंटे का समय देना पड़ता है। जब घूर्णन पृथ्वी करती है तो 365 दिन 6 घंटे की बात करते हैं। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा, 365 दिन 6 घंटे की बात करते हैं। यहां पर मैं आपको कुछ बातें समझाने वाला हूं, इस बात को समझिएगा। मेन बातें तो मैं आपको अब समझाने वाला हूं। देखिए, माना कि ये है हमारी पृथ्वी की बात करते हैं, तो हमारी पृथ्वी जो है ना पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है। किधर घूम रही है साथियों, तो पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या कर रही है, पृथ्वी घूम रही है। आप सोचिए एक बार कि पृथ्वी जो है, देखिए हर गोलाकार जो वस्तु होती है, वो 360 डिग्री की होती है। जैसे अगर आप देखते हैं तो फुटबॉल, अगर आप देखते हैं तो फुटबॉल होगा वो 360 डिग्री का होता है। और उसी तरह से अगर आप बॉल को देखते हैं, हमारी पृथ्वी की बात करते हैं तो उस पर भी 360 डिग्री कह सकते हैं। अब अगर आप देखते हैं तो हमारी पृथ्वी क्या करती है कि टोटल मिलाकर जो एक तरह से अपने अक्ष पर घूमती है 360 डिग्री, वो कितने घंटे में घूमती है, तो 24 घंटे में। कितने घंटे में घूमती है, तो 24 घंटे में। अब यहां समझिएगा आप लोग, देखिए हमारी पृथ्वी की बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी क्या करती है साथियों कि 24 घंटे में अगर आप देखेंगे तो 360 डिग्री घूमती है। कितने डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। तो ये देखिए आप लोग, जो आपका दिन और रात होता है वो 360 डिग्री जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तभी दिन और रात होता है साथियों। तो दिन और रात होने की कंडीशन की बात करते हैं तो कब होती है, जब पृथ्वी 24 घंटे घूमती है 360 डिग्री, तब आप देखते हैं तो दिन रहता है। दिन में मतलब 12 घंटे दिन 12 घंटे रात की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। अब आप सोचिए एक बार कि पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती होगी। आइए अब बात कर लेते हैं साथियों कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती होगी। एक मिनट, हाँ, अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है 1 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है। जल्दी से कोई बता सकता है? तो देखिए अगर आप देखते हैं तो 360 डिग्री की बात करते हैं, 24 घंटे की बात करते हैं, तो 24 घंटे की बात करेंगे अगर आप देखते हैं तो 360 बटे 24 करेंगे तो 15 डिग्री की बात करते हैं। कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे की बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा इधर जाता है
पश्चिम की तरफ तो वो कितना डिग्री घूम पाता है, तो 15 डिग्री जा पाता है। कहने का मतलब ये है कि 1 घंटा अगर कोई व्यक्ति चलता है तो वो 15 डिग्री जा पाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि 1 डिग्री की बात करते हैं कि 1 डिग्री में पृथ्वी कितना घूमती है। तो पहले क्या कर लेते हैं, ये जो 1 घंटा है ना, 1 घंटा इज इक्वल टू की बात करते हैं तो 60 मिनट होता है। 1 घंटा की बात करते हैं, 1 घंटे इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है। कितने मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, 15 इज इक्वल टू 1 घंटे की बात करते हैं। तो जब 15 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है साथियों, देखिए जब पृथ्वी जो होती है कि ऐसे धीरे धीरे घूमती जाती है, मैं आपको भी दिखाऊंगा, पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए 15 डिग्री जब पृथ्वी घूमती है तो 1 घंटा लगता है। अगर हम 1 डिग्री के पता करना चाहते हैं कि 1 डिग्री को पृथ्वी को घूमने में कुल कितना समय देना पड़ता है, तो यहाँ पर कितना होता है, 1 घंटे इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। आप 60 मिनट की बात करते हैं बटे 15 डिग्री कर देंगे तो 15 चौको 60 की बात करते हैं तो 4 मिनट हो जाएगा। कितने मिनट हो जाएगा, 4 मिनट। कहने का मतलब ये है कि जब पृथ्वी क्या करती है कि 1 डिग्री घूमती है, 1 डिग्री घूमती है तो उसे कितना समय देना पड़ता है, तो 4 मिनट का समय देना पड़ता है। ये बातें याद रखिएगा। तो जब पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है साथियों, 1 डिग्री ऐसे घूमती है तो उसे कितना समय देना पड़ता है, तो 4 मिनट का समय देना पड़ता है। ये बातें याद रखिएगा। या कह सकते हैं हर 4 मिनट में क्या होता है कि पृथ्वी 1 डिग्री घूम पाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ी सी बातें कुछ बता देता हूं। देखिए ये है हमारी पृथ्वी की बात करते हैं। मान लेते हैं हमारी पृथ्वी जब यहाँ से 0 डिग्री की बात करते हैं तो 0 डिग्री से जब हमारी पृथ्वी 1 डिग्री पर जाती है तो उसे 4 मिनट का समय देना पड़ता है। अगर हमारी पृथ्वी की बात करते हैं तो 15 डिग्री, अगर हमारी देखो 1 घंटा अगर कोई हमारी पृथ्वी आगे जाती है तो अगर आप देखते हैं तो 15 डिग्री घूम पाती है। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं, देखिए फिर से समझिएगा। ए है 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करते हैं। यहां से जब पृथ्वी क्या होता है 1 घंटे मतलब आगे चली जाती है तब वो कितने घूम पाती है, तो 15 डिग्री घूम पाती है। ठीक है, अगर आपसे मैं ये कहूं कि पृथ्वी जब 4 मिनट एक तरह से आगे बढ़ती है, 4 मिनट मतलब पृथ्वी का जो समय है 4 मिनट आगे बढ़ता है तो पृथ्वी 1 डिग्री ही घूम पाती है। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। देखिए फिर से बता दे रहा हूं, बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आप सोचिए कि हमारी जो पृथ्वी है वो 1-1 डिग्री के अंतराल पर घूम रही है कि नहीं, 1-1 डिग्री के अंतराल पर ऐसे जा रही है, अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर। ठीक है, अब क्या है कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमी, 1 डिग्री घूमी तो उसे कितना मिनट समय देना पड़ा, 4 मिनट समय देना पड़ा। ठीक है, अब जब पृथ्वी क्या कर रही थी 15 डिग्री घूमी तो उसे कितने घंटे देना पड़ता था, 1 घंटा। ठीक है, अब यहां पर मान के चलिए, अब यहां मैं आपको समय बताता हूं कैसे समय यहां पर चलता है। देखिए ए है 0 डिग्री देशांतर रेखा है। मान लेते हैं यहाँ 12 बजे हैं, कितने बजे हैं, यहाँ पर 12 बजे हैं दिन के। ठीक है, अब कोई व्यक्ति 1 घंटा इधर जाता है तो 1 घंटा इधर जाता है तो यानी कि वो 15 डिग्री जा चुका है। ठीक है, कितने डिग्री जा चुका है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर 1 घंटा इधर जाता है तो इधर 1 बजे होंगे, 1 घंटा मतलब 15 डिग्री पर कितने बजे होंगे, 1 बजे होंगे। अब एक बात ये सोचिए कि अब देखो नदी बहती है, नदी को आपने देखा होगा। अब अगर आप सोचें कि जिस तरफ नदी का बहाव है अगर उस तरफ आपको एक तरह से जाना पड़े तो आपको कितना समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप क्या करेंगे, तेजी के साथ उस समय उधर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप देखते हैं तो अगर जिधर नदी नहीं बह रही है अगर उसके विपरीत दिशा में आपको जाना पड़ेगा तो आपको ज्यादा समय लगेगा। उसी क्रम में अगर आप देखते हैं तो मान लेते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करते हैं। यहां पर क्या है साथियों, यहां पर मान लेते हैं 12 बजे हैं तो कोई व्यक्ति 15 डिग्री जाता है या 1 घंटे जाता है तो वहां पर 1 बज जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पीछे आता है तो उसकी बात करते हैं तो वो 11 बजे, यहाँ पर 11 बज जाएगा। तो 15 डिग्री अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर घूम आता है यानी कि एक पीछे आता है धीरे धीरे तो एक तरह से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 11 बजे होंगे। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये समझाने चाह रहा हूं कि अगर आप देखते हैं तो 0 डिग्री से जो आप पश्चिम से पूर्व इस दिशा में जाएंगे तो आपका समय बढ़ेगा और इस दिशा में यदि आप आएंगे तो आपका समय घटेगा। और चाहे वो दिन की बात करें, अगर कोई व्यक्ति यहां पर मान लेते हैं रविवार को चलता है, ठीक है, और 12 घंटे की बात करते हैं तो 12 घंटे यहां पर आ जाता है या 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक आ जाता है साथियों, तो उसका जो समय हो जाता है यहाँ पर क्या नाम है, यहाँ पर रविवार है तो उसका सोमवार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो वो सोमवार को यहाँ पहुंचेगा। अगर आप देखते हैं तो 180 डिग्री कोई व्यक्ति पूर्व पश्चिमी देशांतर तक आ जाता है तो उसका समय पीछे हो जाएगा।
रविवार से कितना हो जाएगा, यहाँ पर शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है चाहे वो दिन हो या समय हो, अगर कोई व्यक्ति आगे जाएगा तो उसका समय बढ़ेगा, अगर कोई व्यक्ति पीछे आएगा तो उसका समय घटेगा। ये बातें याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपका कंक्लूजन कर देता हूं, इससे फिर क्लास को यहीं पर स्थगित कर देता हूं। और भारत के अक्षांश रेखाओं या देशांतर रेखाओं को मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, क्योंकि अभी मेरा लाइव का समय आने वाला है। ठीक है, लाइव क्लास का समय आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। देशांतर रेखाएं मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ये सब छोड़ देते हैं, देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, ऐसे खींची गई सभी लाइनों की बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट, अगर आप देखते हैं तो ऐसे खींची गई सभी रेखाओं की बात करते हैं तो इन्हें देशांतर रेखाएं कहा गया है। इन्हें इनकी बात करते हैं तो इन्हें अक्षांश रेखाएं कहा गया है। साथियों, ये बातें याद रखिएगा। कुल मिलाकर उत्तर से दक्षिण खींची गई सभी रेखाएं, ठीक है, उन रेखाओं को क्या कहा गया है, एक तरह से अक्षांश देशांतर रेखाएं कहा गया, या एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव तक मिलाने वाली सभी रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा गया है। और अगर आप देखते हैं तो अक्षांश रेखाएं किन्हें कहा जाता है, पश्चिम से पूर्व खींची गई सभी रेखाओं की बात करते हैं, या पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं, खींची गई सभी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो साथियों, मैंने आपको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में बता दिया। बस मेन कंक्लूजन याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, आप बताएंगे कुल अक्षांश रेखाएं हैं 181 की बात करते हैं। कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो देशांतर रेखाएं हैं 360 डिग्री की बात करते हैं। ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि अक्षांश रेखाओं के बारे में, आज मैंने आपको पढ़ाया साथियों देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर से भी समझने में असहजता हुई हो या किसी को ना समझ में आया हो तो एक बार वो कमेंट कर देगा, तो मैं इसके बारे में उसे दोबारा पढ़ा दूंगा या इस चीज को दोबारा बता दूंगा। वैसे तो मैंने बहुत शानदार तरीके से सिखाने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।